गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में है बुक का नाम व्याकरण और पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा और व्याकरण। हिंदी सेकंड है। अब देखिए पार्ट 1 है। अब हम इस पार्ट को रीड करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें बेटा। मनुष्य समाज में रहता है और अपने मित्रों, सहकारियों, पड़ोसियों आदि से वार्तालाप और विचार विनिमय करता है। मनुष्य विचार करने तथा बातचीत के लिए भाषा का सहयोग लेता है। मतलब कभी भी कोई भी बात कर रहा है तो भाषा का सहयोग लेता है। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो इसी के माध्यम से वह अपने विचार दूसरों तक पर प्रकट करता है, दूसरों तक पहुंचाता है और उनके विचारों को स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं ग्रहण करता है। जब भी हम बना रहे हैं तब भी आ जाते हैं। विचार करने तथा बातचीत के लिए भाषा का सहारा लेता है। इसी के माध्यम से वह अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और उनके विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि संकेतों के रूप में होती है। अब देखिए भाषा है, जैसे कि भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाले व्यवस्था में बांधे ऐसे ध्वनि संकेतों का रूप है जो भाव को प्रकट करते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी कभी मनुष्य सिर, हाथ हिलाकर किसी जाने वाले को विदा करता है, मुंह पर उंगली रखकर बोलने के लिए मना करते हैं। जैसे हमने मुंह पे उंगली रखी और हमने मना किया कि आप लोग चुप रहिए, हैं? और गर्दन या सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। परंतु क्या इन संकेतों को भाषा कह सकते हैं? इन संकेतों के विचारों की पूर्ण तथा सफल अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है और ना इनमें सुगमता ही रहती है, अतः भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसमें देखिए अगर हम सिर हिला के या उंगली या हाथों से, ये हमारी कोई भाषा नहीं होती है। अच्छा देखिए परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। देखिए मौखिक भाषा होती है मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों की ही मौखिक भाषा कहलाती है, अर्थात मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा के रूप को लिखित भाषा, मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। वास्तव में भाषा के इस रूप का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे लिखित भाषा है, हमारी क्या है? लिखित भाषा है। भाषा को जिस रूप में लिखकर विचारों को प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में मौखिक रूप के बाद भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। मौखिक रूप के बाद
भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्य के विचार भविष्य के लिए ही सुरक्षित रखे जा सकते हैं। युगों पूर्व हुए विद्वानों और महापुरुषों के विचारों को लिखित रूप में पुस्तकों व ग्रंथों में आज भी पढ़कर जाना जा सकता है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि इसके प्रमाण है। प्रत्येक जाति व समाज का इतिहास लिखित रूप में ही उपलब्ध है। भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी भाषा में शिक्षा, प्रशासन, संचार का माध्यम है। अब देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी अनेक राज्यों की राजभाषा घोषित की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ संशासित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की यह द्वितीय राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी हैं, गुजराती और डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। लिपि है, देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाली। क्या है ये? प्रकट करने वाले के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहा जाता है। विश्व की विभिन्न भाषाओं के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग है। अरबी और उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं की लिपियों का विकास ही ब्राह्मी लिपि में ही हुआ है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी के नाम से जानी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषाओं में भी किया जाता है। अब देखिए, निम्न तालिका देखिए, भाषा जो है, भाषा और भाषा की ये लिपियां हैं। गुजराती में गुजराती यही बोली जाती है, तमिल में तमिल, असमिया में असमी, उड़िया में उड़िया, कन्नड़ में कन्नड़, कश्मीरी में फारसी अरबी, उर्दू फारसी अरबी और कोंकणी, देवनागरी, तेलुगु
तेलुगी नेपाली देवनागरी में, पंजाबी में गुरमुखी, बंगाली बंगला और बोडो देवनागरी, मणिपुरी मणिपुरी मेतेई, मराठी देवनागरी मलयालम में, मैथिली देवनागरी में, संथाली देवनागरी में, संस्कृत देवनागरी में, हिंदी देवनागरी में। अब देखिए बोली है, जैसे भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में होता है, जैसे किसी छोटे भूभाग में होता है, उस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का प्रचलन बोलचाल तक ही रहता है, लिखित रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। हरियाणवी और गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी और मारवाड़ी बोलियां हैं जो क्रमशः हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार तथा राजस्थान में बोली जाती है। उपभाषा मतलब और भी जो उपभाषा हैं अपने क्षेत्र में, देखिए जब समय पाकर बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है, तो बोली उपभाषा कहलाने लगती है। ब्रजभाषा और अवधी उत्तर प्रदेश के मथुरा और अवध जनपद की बोलियां थीं, पर अपनी अभिव्यंजना से उन्होंने काव्य में अपना सिक्का जमा लिया है। ब्रजभाषा तो हिंदी के मूर्धन कवि सूरदास, तुलसी, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, धनानंद, रत्नाकर आदि काव्यकारों का खंडहार बन गया है। भक्ति काल और रीति का संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा और अवधी में रचा गया है। यह काव्य धारा आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य गंगा में भी प्रवाहित हुई है। हिंदी का जो रूप आज सर्वनाम है, उसे खड़ी बोली कहा जाता है। आज प्रचुर साहित्य की स्वामिनी वह विश्व का संस्कृत भाषाओं में मानी जाती है। भाषा का यथोचित प्रयोग करके ही मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के कौशल प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भाषा का व्याकरण सहायक होता है। व्याकरण भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। वह समाज द्वारा जिन नियमों को मान्यता मिल चुकी है उन्हें ही स्वीकार करता है। वह भाषा में एक रूपता लाता है। भाषा के मानक रूप को निश्चित करने में व्याकरण का अध्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोग की प्रेरणा देता है। ध्यान रहे कि भाषा के उचित व शुद्ध प्रयोग से ही हम अपने भावों को यथेष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध और अवच्छिन्न के रूप को दूर तक उसे परिमार्जित और परिष्कृत करके एक रूपता प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को सम्यक रूप देता है। इस प्रकार भाषा और व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। देखिए, एक है वर्ण विचार और दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के भी 3 अंग हैं। भाषा के भी 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषिक पटुता, कंप्यूटर और हिंदी।
आज कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का प्रयोग खूब किया जा रहा है। हिंदी की वेबसाइटों का प्रयोग आवश्यक सूचना तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। आज के युग में इंटरनेट का प्रयोग अत्यंत प्रचलन में है। लोग पारंपरिक पत्र लेखन के स्थान पर ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। यह माध्यम बहुत तेज, किफ़ायती और सुरक्षित है, इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय बनता जा रहा है। आज का युग वास्तव में सूचना कंप्यूटर का युग है। देखिए, हमने आपको जी पढ़ाया, आप लोगों ने भी देखिए पढ़ा। अब हम आपको देखिए इस भाषाएं, जैसे कि ये है भाषा तथा लिपि में क्या अभिप्राय है। बोली किसे कहते हैं, बोली कब उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। व्याकरण किसे कहते हैं, इनके कितने अंग होते हैं। अब देखिए मौखिक भाषा, अब हमें ये भरना है मौखिक भाषा का मूल रूप। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के व्याकरण में इसमें देवनागरी लिपि जाने वाली हिंदी भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। भाषा है, रेखा खींच के इनकी मिलान कीजिए और इसके बाद आप लोग देखिए इसमें चित्र बने हुए हैं। कंप्यूटर, फोन, बुक, टेलीफोन, प्रिंटर और लिफाफा, खत, कंप्यूटर की फोन। इसके बाद देखिए आपका दूसरा लेसन आ गया है वर्ण विचार। क्या आ गया है, वर्ण विचार। अब आप लोगों को हम वर्ण विचार भी पढ़ाएंगे। अभी आपको ये कंप्लीट कर दें, इसके बाद आपको हम करवाएंगे। देखिए खाली स्थान भरना है।
भाषा 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी और संस्कृति। देवनागरी। देखिए हमने ये पूरा भर दिया है आप लोगों को। अब आप लोग इसमें देखिए, मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है। व्याकरण भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। अब इसके बाद देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी और संस्कृत होती है।
देखिए, उर्दू फारसी में होती है, पंजाबी गुरमुखी में होती है, अंग्रेजी रोमन में होती है और बंगाली तमिल में होती है और मराठी बंगाली बांग्ला में होती है, मराठी देवनागरी में होती है। देखिए, हमने ये आपको बताया है, ये भाषाएं जो लिपि हैं, तो मराठी काय में होती है, देवनागरी में, तमिल होता है तमिल में, बंगाली बांग्ला में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में और पंजाबी गुरमुखी में। पंजाबी कौन में होती है, गुरमुखी में होती है। अब ये हमने आपको कर दिया है, आप लोग बुक में फिल करें और आप लोग एक नई कॉपी बनाएं, उसमें लिखें बेटा और साफ राइटिंग लिखें, पूरे अक्षर और स्पेस छोड़ के लिखें। उसमें देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं बराबर ऐसे इस तरीके से एक एक ओली का इधर स्पेस होना चाहिए और पूरे अक्षर और साफ सुथरा लिखेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं तो क्या कहते, फिर उसमें आपको 20 नंबर बुकों की साफ जो होती है उसमें आपको मिलते हैं। अगर आपकी कॉपी अच्छी होगी, लेख अच्छा होगा, साफ़ सुथरी होगी तो आपको ज़रूर क्या कहते नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल के जो नंबर मिलते हैं आपको 20 नंबर, वो आपको मिलेंगे ज़रूर। ओके बेटा, अब देखिए आप लोग, जिस तरीके से हमने आपको 8th क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ाई है और आप लोग भी बुक को पढ़ें और उसे आप लोग समझें और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको भेजेंगे तो आप लोग लिख लेना। ओके बेटा, बाय।